नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर गांधी विधिहरवा आश्रम से जन सुराज अभियान के तहत हमने ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू करी है। आज करीब 90 दिन से ज़्यादा पैदल चलने के बाद दोनों चंपारण करीब करीब खात्मे पर है। पश्चिमी चंपारण में मैं 48 दिन था, करीब करीब 8 से 10 दिन हम लोग शिवहर में थे और बाकी का समय यहाँ अभी पूर्वी चंपारण आपके जिले में। अभी कल ही रात में यहाँ पहुंचा हूँ। अभी पूर्वी चंपारण में करीब 10 एक दिन और रहेंगे। यहाँ 14 जनवरी तक मैं हूँ। अभी पिछले 100 दिनों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको ये संक्षिप्त में ये बता सकता हूँ कि जो हम लोगों ने देखा समझा, जनता के नजरिए से सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन की है। आप जिस गांव में भी चले जाइए, हम लोग का अपना अनुमान है कि 50 से 60% काम करने वाले जो नवयुवक हैं उस एज ग्रुप में, वो लोग मजदूरी करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए उनको अपने गांव, देहात, शहर, परिवार, राज्य छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर मजदूरी करनी पड़ती है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सबको पता है, इसके लिए आपको गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग इतने दिन से पैदल चल रहे हैं तो इस समस्या के विकरालता का अनुभव हो रहा है। इस समस्या का जो सामाजिक आर्थिक पहलू है वो देखने को मिलता है। परिवारों में जो नए लड़के हैं, नवयुवक हैं, उनकी की पूरी जिंदगी बीत जाती है। वो अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहने का अवसर उनको नहीं है। एक बार 20-22 साल, 25 साल का लड़का काम करने चला गया तो जब तक उसकी जवानी है तब तक उसको घर के बाहर ही रहना है। और वहाँ शहरों में या जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहाँ पर कि इस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, वहाँ पर उनको सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, बहुत कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। और जो पैसे उनको मिलते हैं वो कोई बहुत बड़ा पैसा लोग नहीं बता रहे हैं। 12,000, 15,000 औसतन यही पैसा लोगों को वहाँ मिल पा रहा है। और वहाँ रहने, खाने पीने के बाद बहुत बचत करने वाले लोग भी 6 से 8,000 रुपए तक घर पर भेजते हैं, जिससे कि उनके घर का रोजी रोटी चलता है। अब इतनी गरीबी या इतनी परेशानी लोगों को इसलिए है कि जो वर्ग यहाँ रह रहा है उसकी 3 समस्या है। जो ज्यादातर लोग किसान हैं, किसान खेती पर निर्भर हैं, तो खेती यहाँ लाभदायक है नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देश के मुकाबले बिहार का किसान, उसकी जो जमीन की लैंड होल्डिंग है, भूमि का स्वामित्व जो है वो छोटा है। यहाँ 91% किसान ऐसे हैं बिहार में जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। तो ज्यादातर लोग, मतलब करीब करीब 90% से ज्यादा लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब जीने खाने के लिए खेती करते हैं। उससे उनको आमदनी का वो जरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि जमीन उनके पास इतना कम है, उसमें उतनी ही उपज हो सकती है कि आप खा पी जी सके। जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी स्थिति जल संसाधन के मिसमैनेजमेंट से, या तो ज्यादातर क्षेत्र सूखा प्रभावित है या फिर वो बाढ़ प्रभावित है। तो एक ये बड़ी समस्या, जहां जिन क्षेत्रों में आपको बाढ़ आ रहा है या नदियों के कटाव का मामला है, क्योंकि चंपारण के दोनों चंपारण में कई हिस्सों में नदियों के कटाव के मामले बड़े पैमाने पर लोगों ने बताए हैं, हम लोगों ने देखा भी है। जहां पर बाढ़ है, कटाव है, वहां गरीबी एक अलग लेवल पे है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। लेकिन जहां पर बाढ़ नहीं भी आ रहा है, वहां पर एक जो समस्या है किसानों की, वो कि खेती में सिंचाई का साधन नहीं है। हालांकि चंपारण में बहुत पहले से ऐसा देखने से लगता है, लोग बताते भी हैं कि नहरों की एक श्रृंखला रही है, एक जाल सा रहा है। लेकिन रख रखाव के अभाव में ज्यादातर नहरों से पानी खेती लायक या खेती के काम के लिए लोगों को उपलब्ध नहीं है। इस चीज को हम लोगों ने जब आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले 10 साल में बिहार के स्तर पर 11% लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन घट गया है। मतलब
ऐसा जमीन जिसपे एश्योर्ड इरिगेशन है नलकूप के माध्यम से या नहर से, ये उस जमीन वो वैसी जमीन 11% कम हो गई है। और उसका प्रमुख कारण नहरों के रख रखाव में जो कमी आई है उस वजह से, और वो चंपारण में दिख रहा है। कई इलाकों में लोग बताते हैं कि 15 साल पहले ये नहर थी, यहाँ पानी आता था, और पानी वो नहीं आ रहा। तो ओवरऑल जो वाटर मैनेजमेंट में सरकार की लंबे स्तर पर विफलता रही है, इस सरकार की नहीं, पिछले 30-40 सालों में पूरा प्रदेश या तो बाढ़ से पानी की अधिक आ जाने से परेशान है, या पानी उनके पास है नहीं। दूसरी जो लॉन्ग टर्म समस्या यहाँ समझ में आती है किसानों के लिए, जमीन छोटी होना, बाढ़ पानी का व्यवस्था न होना, और तीसरा किसानों को जो अगर इन सब के बावजूद कुछ फसल उगा भी ले गए, उनको उसकी कीमत न मिलना। बिहार में समर्थन मूल्य पे, जिसको लोग सरकारी दर कहते हैं, उस पर अनाज बेचा जाना तो मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा यहाँ समर्थन मूल्य पे, सरकारी मूल्य पर कोई अनाज खरीद हुई नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग जब पैदल चल रहे हैं तो धान की कटनी हुई है, और ज्यादातर लोगों ने दोनों चंपारण शिवहर में बताया कि उन्होंने धान बेचा है 1200 से 1500 के रेट से, दर से, जबकि धान की कीमत है, सरकारी कीमत है 20,050 रुपया। अब मैंने इसको भी देखा आंकड़ों में कि बिहार के स्तर पे आखिर सरकारी दर पे धान गेहूं खरीदा जा रहा है कि नहीं। संभव है इस बार चंपारण में न खरीदा गया हो। तो इसको जब आंकड़ों में हम लोगों ने देखा तो पता चला कि पिछले 10 साल में बिहार के स्तर पर 13% धान सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है, जो पैक्स वगैरह के माध्यम से लिया जाता है, और गेहूं के लिए वो आंकड़ा है 1%। मतलब 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पे, सरकारी मूल्य पर बिहार में पिछले 10 वर्ष में खरीदा गया है। दूसरे किसी भी फसल के लिए कोई भी सरकारी मूल्य की व्यवस्था खरीद की नहीं है। इसको जब हम लोगों ने और विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास किया तो पता चला कि हर साल समर्थन मूल्य, सरकारी मूल्य पर इन अनाज, फूड ग्रेन्स को न खरीद पाने की वजह से बिहार के किसानों का करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर ये धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा, मक्का, जितने चीजों के लिए सरकार समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करती है, अगर इसको समर्थन मूल्य पर बेचने की, खरीदने की व्यवस्था हो जाती तो बिहार के किसानों को करीब करीब हर साल 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता है। और इसकी चर्चा न कोई करता है, न पब्लिक उसकी डिमांड कर रही है। लोग बात करते हैं लेकिन इसको लेकर ना कोई यहाँ आंदोलन हुआ, ना कोई ऐसा प्रयास हुआ। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि पंजाब में ये आंकड़ा है 70%, 13% बिहार में है और गेहूं का 1%। बिहार, पंजाब के किसान 70% धान गेहूं अपना समर्थन मूल्य पर बेचता है। और फिर हम लोग बिहार में बैठ के बात करते हैं कि भैया पंजाब का किसान बड़ा धनी है, वो आगे है। स्वाभाविक तौर पर जब 70% उसका अनाज खरीदा जाएगा समर्थन मूल्य पर और आप अपना 90% अनाज बेच रहे हैं 30%, 40% डिस्काउंट पे, तो आपकी हालत खराब ही रहेगी। एक जो तात्कालिक बहुत बड़ी समस्या लोगों ने हर जगह बताई है, आप लोग भी रोज सुनते देखते होंगे, वो खाद की कालाबाजारी, खाद की अनुपलब्धता। धान के समय में कटाई से पहले भी लोग यूरिया ढूंढ रहे थे, उस समय भी 700, 800, 900 के दर से यूरिया बिक रहा था। अभी तो जैसे मारा मारी है, चूंकि गेहूं की बुआई हो गई है और लोग पटवन करके बैठे हुए हैं, परेशान हैं कि भाई किसी भी तरीके से उनको यूरिया मिल जाए। और ये कमोवेश स्थिति दोनों चंपारण और शिवहर हर जगह सुनने को मिली। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नेपाल से सटता हुआ एरिया है, जो जितना करीब है, वहां यूरिया की किल्लत उतनी ज्यादा है। ये दिखाता है कि यूरिया का जो स्मगलिंग हो रहा है, यहाँ से जो नेपाल जा रहा है यूरिया, उसकी वजह से शायद शॉर्टेज है। दूसरा, लोग ये भी बता रहे हैं कि यूरिया बड़े पैमाने पर इलीगल तरीके से शराब बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। और कुछ जो सरकार की अपनी विफलता है, जिन्होंने खाद को होल्ड करके रखा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी तात्कालिक समस्या किसानों के लिए खाद और बीज का न उपलब्ध होना, विशेष करके यूरिया का न उपलब्ध होना। और यूरिया का दाम 700, 800, 1000, उसके लिए भी लोग बता रहे हैं कि इस जाड़े के समय में 5 बजे 6 बजे से लोग लाइन लगा रहे हैं।
कुछ जगह पर तो मुझे ऐसे भी लोग मिले कि बताया कि 4 बजे से लाइन में खड़े हैं सर, और पुलिस लाठी चार्ज किया। मधुबन वाले एरिया में, मधुबन पिपरा वाले एरिया में पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। महिलाएं बैठी हुई हैं सुबह 4 बजे से लाइन लगा के, ताकि उनको खाद मिल सके। ये स्थिति है। तो पहला मैंने आपको बताया रोजगार पलायन, दूसरा आपको बताया कृषि। क्यों? क्योंकि अब किसानों की हालत, खेती की हालत इतनी खराब है, लाभदायक है नहीं, तो लोग, दूसरा एक उपाय ये था लोगों के पास कि उनके पास रोजी रोजगार अपना होता, व्यापार होता या नौकरी होती। वो क्यों नहीं है? तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। वो तो सबको पता है। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? एक तो सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता। कहीं ना कहीं शिक्षा, यहाँ बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं कोर में है ही नहीं। न जनता शिक्षा के नाम पर वोट कर रही है, न सरकारों का शिक्षा को लेकर वो कोई सक्रियता दिखती है। एक समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में इन्होंने हर जगह बिल्डिंग खोल दिया, बिल्डिंग बना दी, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग उस हिसाब से कर दिया। पूरी जो स्कूली शिक्षा है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों का जमवाड़ा है। सारे विद्यालय उत्क्रमित हैं। पेपर पर ही प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया, और पूरे जो शिक्षक बिरादरी है वो नियोजित शिक्षकों का एक ग्रुप है। तो पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था 30-40 हजार करोड़ रुपया पब्लिक का खर्च करके ये उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों को के जरिए शिक्षक बिहार के समाज को शिक्षित करने का अभियान है। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो विद्यालयों के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शिक्षक है और बच्चे हैं, इन तीनों का समायोजन कहीं नहीं है। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो इस समायोजन का गड़बड़ हो जाना एक बड़ी कारण मुझे समझ में आता है, एक बड़ा कारण, जिसकी वजह से कि शिक्षा व्यवस्था जो भी थोड़ी बहुत पहले की थी भी, वो भी चरमरा गई। पहले प्रखंड के स्तर पर या जिला के स्तर पर 2-4-5 सरकारी विद्यालय जरूर ऐसे थे जिसके बारे में लोग समझते थे कि यहाँ पढ़ने से आगे आदमी कुछ कर सकता है। अब ये जो समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने का प्रयास हुआ तो उन विद्यालयों की स्थिति को भी बर्बाद कर दिया गया। वहां के अच्छे शिक्षकों को हटा दिया गया और नियमित शिक्षक अब कहीं रह बचे नहीं है, और जो नई बिल्डिंग बनी है उसका कोई, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है या उसका कोई सोच उसके पीछे है नहीं। तो और जहां तक कॉलेजेस की बात है, मैं पश्चिम चंपारण के कॉलेज को देखा, यहाँ पूर्वी चंपारण में भी कॉलेजेस को देख रहा हूँ। कॉलेजेस में बच्चे यही बताते हैं कि हम वहाँ नामांकन कराने, उसके बाद एडमिट कार्ड लेने, परीक्षा देने और डिग्री लेने जाते हैं। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आज ये है कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, वो भी घटिया क्वालिटी की, और कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। इसीलिए समाज का एक बड़ा वर्ग जो पेपर पर शिक्षित हो भी गया है, उसकी भी योग्यता मजदूरी करने से ज्यादातर बच्चों की है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, ना स्कूल में पढ़े ना कॉलेज में पढ़े, डिग्री मिल गई तो वो करेंगे क्या? उस डिग्री के बदौलत आप कुछ बड़ा तो जीवन में कर नहीं सकते। तो खेती किसानी करके आप बाहर निकल नहीं सकते हैं गरीबी से। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ के गरीब व्यक्ति को है। जिन समाज के वंचित लोगों के नाम पर यहाँ वर्षों से राजनीति चलती रही है, वही लोग इसके सबसे ज्यादा सफरर है, उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि जो धनी आदमी है, जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, धनी तो नहीं कहूंगा, वो किसी तरह प्राइवेट स्कूलों के सहारे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन जो गरीब तबका है, उनके बच्चों के लिए और आगे अशिक्षित बने रहने या मजदूर बने रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मैं शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय मानता हूं। देखिए, अगर आज सड़क ठीक नहीं है, कल अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो बच्चे 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब उनके जीवन में कभी भी वो अवसर नहीं आएगा जब उनको शिक्षित
ढंग से कराया जा सके। अब उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। चौथी जो बात है कि आखिर इतनी गरीबी दिखती क्यों है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि एक बड़ा वर्ग है यहाँ जो खेती किसानी पर निर्भर है, जिसके लिए कृषि लाभदायक पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी वो खेती कर रहा है खाने जीने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया शिक्षित होकर लोग पहले अपनी गरीबी से निकलते थे, वो बंद हो गया, शिक्षा व्यवस्था वैसी है नहीं। तीसरा जो हम लोग समझते हैं कि लोग यहाँ बेरोजगारी इतनी क्यों है या इतनी गरीबी मजदूरी क्यों है, उसका एक बड़ी वजह है पूंजी की अनुपलब्धता, जिसकी चर्चा बिहार में कम से कम मैंने पिछले 15 साल में कभी नहीं सुनी है, न पत्रकारों के स्तर पर, न यहाँ विश्लेषकों के स्तर पर, नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ, सीधे से समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है आपके पाठकों को, लेकिन आपको इसको लिखना चाहिए बिहार के समाज के हित में। हम लोग को ऐसा लगता है कि बिहार में उद्योग धंधे इसलिए नहीं लग रहे हैं, जब भी उद्योग धंधों की बात होती है तो लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कुछ लोग कहते हैं चीनी मिल बंद हो गया, चॉकलेट फैक्ट्री बंद हो गया। लेकिन उसके मूल में अगर आप जाएंगे तो वो है पूंजी की अनुपलब्धता। मान लीजिए कि कोई आदमी बार्बर है, सैलून का काम करता है, अगर उसके पास पूंजी होता तो वो सैलून खोलता, उसका वो बिजनेस होता, व्यापार होता, उसके साथ 2-4 आदमी और काम करते। जब उसके पास पूंजी नहीं है वो सैलून खोलने का, तो वो जाकर कहीं बाल काटने का काम करता है, मजदूरी का काम करता है। तो बिहार में, पूरे देश में पूंजी आती कहां से है? जो हम और आप पैसा बचत करते हैं और उस बचत को बैंकों में रखते हैं। बैंक उसी पैसे का एक बड़ा हिस्सा ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर समाज को देता है। पूरे देश में पूंजी इसी तरह से क्रिएट होता है, जिसको कैपिटल क्रिएशन कहते हैं। तो बिहार के स्तर पर बिहार की गरीब जनता, और इसका एक रेशियो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना पैसा बैंक में जमा हुआ और उसके अगेंस्ट बैंकों ने कितना ऋण दिया। बिहार के स्तर पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया अपनी बचत का बैंकों में जमा किया, और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देश के स्तर पर है 70%। मतलब 4,50,000 करोड़ का 70%, करीब 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को रोजी रोजगार, व्यापार करने के लिए मिलना चाहिए था। बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट, देश का ये एवरेज है 70%। मतलब 100 रुपया अगर बैंक में जमा होता है तो 70 रुपया बैंक ऋण के तौर पर देते हैं लोगों को व्यापार करने के लिए या स्वरोजगार के लिए। बिहार में यह आंकड़ा है 40%। तो पिछले साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अब इसको थोड़ा लंबे दौर में समझिए। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 38%। लालू जी के कालखंड में, मतलब अगर 100 रुपया जमा होता था तो 40 रुपया लोगों को लोन मिलता था। लालू जी के उस जंगल राज के कालखंड में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो घटता 23% हो गया। इसका कितना असर होता है आप इसको समझाना चाहता हूं आपको। नीतीश कुमार के 17 साल के प्रयास के बाद या उनके सो कॉल्ड सुशासन के बाद हम लोग वहीं पहुंचे हैं जहां हम लोग 1990 में थे, 40% थे। इस पूरे कालखंड में 1990 से लेकर 2022 तक अगर राष्ट्रीय औसत को भी आप मान लें, ये पूरा आंकड़ा मैंने निकलवाया है, तो बिहार से करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों के बचत की हुई राशि बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गया। 25 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहा है, जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर काम हो रहा है। जो देश के अच्छे राज्य हैं, जहां उद्योग धंधे वाले राज्य जिनको माना जाता है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90 से ऊपर है। मतलब 100 रुपया वहां के लोग जमा कर रहे हैं तो 90 रुपया बैंक वहीं पर वापस लोगों को पैसा दे रहे हैं। कई राज्यों में तो 100-120 है। तो मतलब बिहार की गरीब जनता यहाँ पैसा जमा कर रही है, और बैंक अपने स्टेट बैंक में आपने यहाँ जमा किया, स्टेट बैंक ने तमिलनाडु में लोन दे दिया। पैसा बिहार के लोगों का, उद्योग लग रहा है तमिलनाडु में, और हम लोग के बच्चे जाकर तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 30 साल में अगर 25 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को ऋण के तौर पर उद्योग धंधे स्वरोजगार के लिए मिले होते
तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर रोजगार का सृजन होता, कितने लोगों को कुछ की जिंदगी बदली होती। तो और इस पर, और ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी सोच है, ये देश के स्तर पर इस चीज को देखा जाता है। राज्य के स्तर पर पूरा डिपार्टमेंट है सिर्फ ये देखने के लिए कि बैंक पैसा यहाँ ऋण दे रहे हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री के स्तर पर हर साल इसकी बैठक होती है। मुख्यमंत्री हर साल उस बैठक में जाते हैं और बैंकों से अनुरोध करते हैं कि भैया जो राष्ट्रीय औसत है कम से कम उतना तो ऋण आप लोग यहाँ दीजिए। और उनके अनुरोध को कोई मानता नहीं है और बेचारे कुछ करते नहीं है, इतना व्यस्त है दूसरे बड़े कामों में, फुर्सत कहाँ ये देखने के लिए। बिहार की पूरी लोग, मैं ये चर्चा इतने लंबे इसलिए कर रहा हूं कि ये बिहार के समाज के दिमाग में ही ये बात नहीं है। ना कोई मंत्री इस पे बात करता है, ना कोई विधायक बात करता है। मुख्यमंत्री आते हैं, उनसे जरा पूछिए भैया क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ना उनसे कोई सवाल करने वाला है और ना कहीं इसकी कोई चर्चा होती है। पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए, उनसे जरा पूछिए भैया ये 25 लाख करोड़ बैंकों से हम लोग का पैसा दूसरे जगह जा रहा है, हम जो बच्चे हम लोग के जा रहे हैं वो तो दिख रहा है, और जो पैसा यहां से जा रहा है वो कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कैसे गरीबी नहीं रहेगी भाई? शिक्षा है नहीं, कृषि लाभदायक है नहीं, और पूंजी जो यहाँ के लोग की जो अपने मेहनत करके मजदूरी करके जो पैसा आप बचत कर रहे हैं वो पैसा यहाँ से बैंक के माध्यम से तमिलनाडु कर्नाटक चला जाएगा। तो बिहार का आदमी मजदूर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? यही वजह है कि बिहार में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने वाले परिवार मिल जाएंगे, जिसको इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी कहते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन मजदूर का लड़का मजदूर ही बन रहा है, और जहां चले जाइए आपको बिहार में भयानक गरीबी, अशिक्षा और भूखमरी वाले लोग दिखेंगे। इसके अलावा ये तो मेरी जो अभी अपनी समझ है उसको बता रहा हूं, जो बिहार की गरीबी के मूल में जो बातें हैं। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं जिस पर आप लोग लिखते उखते रहते हैं, केंद्र के स्तर पर 2 बड़ी योजना चल रही है। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज हर महीने मिलना है। बिहार में ये भ्रष्टाचार का ये आलम है, ये करीब सबने मान लिया है कि ये 4 किलो ही अनाज है, 5 किलो अनाज किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं 4 कहीं 4.5। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जब लोगों से पता किया तो पता चला कि प्रखंड के स्तर पर प्रति क्विंटल 40 रुपए की दर से पीसी काटा जाता है, और उस पीसी में सारे जनप्रतिनिधि और वहां के अफसर भागीदार हैं, इंक्लूडिंग विधायक। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं कैमरे पे कह रहा हूं। सैकड़ों लोगों ने बताया कि साहब विधायक इंक्लूडेड 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना जो है उसके तहत आने वाले अनाज से काटा जा रहा है। प्रखंड के स्तर पर हर महीने 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आता है, और हर क्विंटल पर 40 रुपए काट लिया जाता है। इसी वजह से बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है। दूसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है वो है आवास योजना। आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, पहले इंदिरा आवास योजना थी। ज्यादातर मुझे पैदल चलते हुए लोग वैसे ही मिले जिन्होंने इंदिरा आवास योजना की चर्चा की, जो पहले उनको 20,000 रुपए घर बनाने के लिए मिला है। 1,40,000 की जो अभी की योजना है, इसके लाभार्थी बहुत कम है। जो मिले वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि 25,000 से 40,000 रुपए तक उन्हें घूस देना पड़ता है, करीब 5 से 6 चरणों में। 3 चरण में पैसा आता है, लेकिन इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि आपका नाम जब लिखा जाता है तब 1,000 रुपया लिया जाता है, जब वो नाम आगे बढ़ाया जाता है फोटो खींच के तब 2,000 रुपया लिया जाता है। एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है जिसके माध्यम से 25 से 40,000 रुपया इंदिरा आवास योजना में लोगों से लिया जा रहा है। तीसरी बड़ी योजना जो चल रही है वो है स्वच्छ भारत अभियान। केंद्र सरकार की योजना है, बड़ी चर्चा में रही है, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए हैं। दोनों चंपारण में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। मैं पैदल चल रहा हूं तो देखने को मिलता है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां खुले में शौच की स्थिति न हो। लोग बताते हैं कि यहाँ पर ओडीएफ सरकारी दबाव में घोषित किया गया है और बड़े पैमाने पर 2,000 रुपए प्रति शौचालय के हिसाब से वसूली हुई है।
2,000 रुपया दीजिए, 12,000 रुपया के लाभार्थी के तौर पर ले लीजिए, ना आपको शौचालय बनाना है, ना उसको यूज करने के लिए कोई प्रमाण देना है। तो ये स्थिति है 3 बड़ी योजनाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसके अलावा एक और केंद्र और राज्य की जो मिली जुली एक योजना चलती है वो मनरेगा। मनरेगा जहां पर जिस राज्य में मजदूरी रोजगार इतनी बड़ी समस्या है, मेरी अपनी समझ ये थी कि जमीन पर हम जाएंगे तो मनरेगा की बात करने वाले लोग मिलेंगे। मनरेगा की कोई नीचे चर्चा ही नहीं करता है। करीब करीब लोग भूल गए हैं कि मनरेगा करके भी एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम देश में लागू है, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। बिहार में जब आंकड़ों को मैंने देखा तो पता चला कि बिहार की योग्यता एलिजिबिलिटी हम लोग की करीब करीब 10 से 12,000 करोड़ रुपए है। यहाँ के पॉपुलेशन और पॉवर्टी का जो मिक्स है उसके आधार पर करीब हर साल बिहार सरकार केंद्र से करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया ले सकती है मनरेगा के तहत। हम लोग पिछले कई सालों से 4,000 करोड़ रुपए के आसपास ले पा रहे हैं। मतलब 1/3 राशि ही हम लोग केंद्र से ला रहे हैं, 2/3 राशि को तो सरेंडर कर दे रहे हैं, वहां से पैसा ला ही नहीं रहे। जो 1/3 पैसा आ रहा है उसमें 40% पीसी कट रहा है। स्पष्ट तौर पर लोग बताते हैं कि जो पैसा आता है मनरेगा में उसमें 40% अफसरों और जनप्रतिनिधियों को जाता है और बाकी पैसे ही बेनिफिशियरीज को मिलते होंगे। तो मतलब 100 रुपया में इफेक्टिवली 15 से 16 रुपया ही जनता तक मनरेगा में पहुंच रहा है। जिस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर जा रहे हैं, वहां मनरेगा का जमीन पर न होना ये अजीब बात है। मतलब सरकार की असंवेदनशीलता और या सरकार की जो जिसको आप कहते हैं कुंभकर्ण का जो नींद है कि लोग यहाँ मर रहे हैं और कोई मतलब जो पैसा दिल्ली में पड़ा हुआ है उसको कोई लाना भी नहीं चाहता है, ये स्थिति है यहाँ पर। इसके अलावा 2 बड़ी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की है जिसकी चर्चा गांव-गांव में हम लोग करते हैं, दोनों 7 निश्चय का हिस्सा थी, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। पहला हर घर नल जल की योजना है। ये योजना जनता की नजर में और जमीन पर पूरी तरीके से विफल है। पश्चिम चंपारण के मुकाबले मनरेगा में एक चीज आपको मैं बता दूं, पूर्वी चंपारण में देश के स्तर बिहार के स्तर पर सबसे खराब स्थिति पूर्वी चंपारण की है। यहाँ पर सिर्फ 33% उसका यूटिलाइजेशन है, बिहार के स्तर पर 39-40% है। पूर्वी चंपारण में मनरेगा का यूटिलाइजेशन 33% है। अब जो नल जल योजना है पश्चिम चंपारण के मुकाबले आपके जिले में वो स्थिति थोड़ी बेहतर है। पश्चिम चंपारण में 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। पूर्वी चंपारण में मेरा अनुमान हम लोग का है कि करीब करीब 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। मतलब 25-30%, 10 में 2-3 योजना चलती हुई दिखती है। पश्चिम चंपारण में तो 1-2 ही दिखते थे 10 में, उसमें थोड़ी सी बेहतरी यहाँ है। लेकिन उस योजना को लेकर जनता ने एक तरह से मान लिया है कि ये पूरी तरीके से फेल हो गई है, चलने वाला नहीं है। कहीं कहीं जहां वार्ड सदस्य अच्छे हैं, उन्होंने खुद अपना लगाया हुआ है, सब कुछ उनका जीवन उसी पे फंसा हुआ है, 2 बार 3 बार से चुनकर आ रहे हैं, वहां पर नल जल योजना चल रही है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। एक दूसरी बड़ी योजना जिसकी चर्चा इतनी नहीं होती है वो है नालियों गलियों के पक्कीकरण की बात। 7 निश्चय में मैं जब 2014-15 में आया था तो उस समय 40,000 गांवों के सर्वे में निकला था कि नालियों और गलियों का पक्कीकरण जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो नालियों और गलियों की स्थिति है उस समय 14-15 में अनुमान किया गया था कि 5 साल में बिहार के सारे गलियों और नालियों का अगर पक्कीकरण करना हो, घरों के नालियों को बड़ी नाले से जोड़ा जाए और उस बड़े नाले से पानी को लाकर एक निस्तारण उसका किया जाए, तो उसका अनुमान था कि करीब 80,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाएंगे और उसकी जरूरत होगी तो ये काम हो जाएगा। मैं अब जब गांव में घुमा हूं पिछले 100 दिन से, तो नालियों और गलियों की ये व्यवस्था कहीं लागू ही नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुआ। कहीं कहीं गांव के किनारे, रोड के किनारे नाले बने हुए दिखते हैं जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं। उनको ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन बड़े नालों के पानी के निस्तारण की व्यवस्था की गई, ना उसमें पानी है, उसमें कूड़ा करकट भर के वो बंद हो गया है। वो दिखाता है कि उस नाले के नाम पर या गलियों के पक्कीकरण के नाम पर पैसा निकाला गया है, काम नीचे कुछ हुआ नहीं। तो ये दोनों जो बड़ी स्कीम है उसकी स्थिति जो दिखी, 2 योजनाएं 2
क्षेत्र जहां पर सरकार को हम लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार के इस सरकार में कुछ काम हुआ है। एक है बिजली, दूसरी है सड़क। तो बिजली को लेकर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जहां पर भी हम लोग गए बिजली वहां आ गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मुझे एक टोला ऐसा मिला जहां लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ बिजली नहीं आई है, लेकिन ज्यादातर हर जगह करीब करीब बिजली आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी संख्या में लोग उसमें शिकायत कर रहे हैं वो है गलत और बढ़े हुए बिल का आना। करीब करीब हर गांव में लोग बताते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है या उनकी नजर में गलत आ रहा है। लोगों के पास 2000, 4000 से लेकर 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपए तक के बिल आए। गांव में लोग बताते हैं 30-40 गांव घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, ऐसे भी गांव मिलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया, वो लोग गांव को छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनका बिल इतना ज्यादा है। मेरा अपना अनुमान है कि अगले 1-2 साल में बिजली के बढ़े हुए बिल और गलत बिल को लेकर बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है, क्योंकि लोग ये पैसा दे नहीं सकते। तो आज नहीं तो कल ये परेशानी आगे बढ़ने वाली है। सड़कों की जहां तक बात है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जरूर हम लोग का सुधर गया है, वो तो दिख रहा है हर जगह। लेकिन जैसे ही आप नेशनल स्टेट हाईवे से नीचे उतरते हैं, ग्रामीण सड़क पर आते हैं, तो सड़कों की स्थिति, ग्रामीण सड़कों की स्थिति भयावह है। करीब करीब मैं तो लालू जी के जमाने में गांव में नहीं घुमा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या लोग बताते हैं ग्रामीण कि ये स्थिति वही है जो लालू जी के जंगल राज के टाइम में थी। कुछ मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में कहीं कहीं सड़क बनी हुई दिखी है, लेकिन 80 से 90% गांव में जो सड़क है, ग्रामीण सड़क है, वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। वहां चलना मुश्किल है, बरसों से खराब है। या कई गांव में लोगों ने बताया कि अभी भैया साल भर पहले बना था, 2 साल पहले बना था, उखड़ उखड़ के साफ हो गया है। तो ग्रामीण सड़कों पर जो सरकार का दावा है या जो हम लोग की अपनी खुद समझती कि ग्रामीण सड़क अच्छा हो गया है, वो स्थिति कहीं है नहीं। मोटे तौर पे अगर मैं इसको पूरे को समराइज करूं तो सरकार को लेकर 3 बातें जो सबसे ज्यादा सुनने को मिली है वो अफसरशाही से परेशान लोग, भ्रष्टाचार, कोई भी काम बिना पैसे दिए हुए न होना, और दलाली का नया नाम पीसी। कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं जिसमें कि व्यवस्थित तरीके से पीसी न काटा जा रहा है। ये 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार ने एक अपराधियों का जंगल राज का दौर देखा है। आज का जो दौर है ये अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश कुमार के इस राज को अगर आप अधिकारियों का जंगल राज कहें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता के मन में इस सरकार को लेकर ज्यादातर जगहों पर या तो उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने ये बात कही हो कि देखिए सरकार बनी है, आगे कुछ सुधार होगा। ज्यादातर लोगों ने एक तरीके से अब ये मान लिया है कि इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो या तो वो उदासीन है इस सरकार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, या फिर एक वर्ग में सरकार के प्रति उनके मन में गुस्सा है। तो मैं अपना अभी तक का जो अनुभव है संक्षिप्त में मैंने आपसे साझा कर लिया। अब आपके अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मंत्री जी आज से पश्चिमी चंपारण में समाधान यात्रा कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं मतलब ये नीतीश जी की पेपर पे 14वीं यात्रा है और अभी सुबह में ही मुझे किसी ने उसका शेड्यूल भेजा है। मतलब मुख्यमंत्री अपने बंगले से निकलकर प्रशासनिक काम को यात्रा का नाम दे देते हैं। भाई आप एक दिन चंपारण में बेतिया में आएंगे, कुछ अफसरों और कुछ सिलेक्टेड लोगों से मिलेंगे, अगले दिन आप मोतिहारी में हैं, अगले दिन आप शिवहर सीतामढ़ी में हैं, और एक एक दिन में आप हर जिले को टच कर रहे हैं। वहां पर भी कोई लंबा चौड़ा उनका पब्लिक इंटरेक्शन का कार्यक्रम नहीं है, जहां तक मैं देख पाया हूं। आप लोग पत्रकार हैं, आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। उन्हीं अफसरों से जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से या पटना बुलाकर बात करते हैं, उनसे आकर यहाँ बात करेंगे। जनता से कोई सरोकार है नहीं। मुझे पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं? हर दिन पटना जाएंगे ही, वहां से उड़कर उस जिले में पहुंचेंगे, तो यात्रा किस हिसाब से हो गई?
मतलब मुख्यमंत्री हैं, घर से निकल गए तो यात्रा पे निकल गए। ये तो उनका डेली का काम ही होना चाहिए भाई, जनता से मिलना। वो तो अभी भी नहीं मिलेंगे। अब जरा बताइए तो इस पूरी यात्रा में जनता से कहां मिल रहे हैं? वो तो अपने अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये तो एक बेसिक ड्यूटी है। देखिए बिहार में एक चीज हुआ है पिछले 30-40 सालों में, यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं को इतना नीचे कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री घर से निकले, यही बहुत बड़ी बात है। कौन सा ऐसा राज्य में जहां मुख्यमंत्री हर दिन जिले में न जा रहे हैं? लोग हर दिन किसी न किसी जिले में, डिवीजन में जा रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी घटना है जिसको आप लोग न्यूज बता रहे हैं? मतलब यात्रा वो ना कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चलने वाली यात्रा है नहीं। कोई बस गाड़ी से वो कर नहीं रहे हैं, पैदल चलने का तो बात ही छोड़ दीजिए। जनता से मिल नहीं रहे। अपने अधिकारियों की समीक्षा बैठक पटना में नहीं करके बेतिया में करेंगे, पटना में नहीं करके सीतामढ़ी में करेंगे। तो इसमें यात्रा कैसे हो गया भाई? यात्रा का कुछ कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। यात्रा का जो बेसिक डेफिनेशन है, डिक्शनरी मीनिंग है, कम से कम उसको पढ़ लीजिए और फिर हमको बताइए कि यात्रा कैसे है। घर से उठकर आकर एक प्रशासनिक बैठक करना यात्रा कैसे हो गई? यात्रा इसलिए हो गई कि जो साहब 10 महीने तक अपने घर से निकलते नहीं है, कम से कम 1 महीना निकलकर जिलों में जा रहे थे, उनके लिए यात्रा है। मैंने खुले में चुनौती दी है, नीतीश कुमार जी अपने प्रशासनिक ताम झाम के बगैर एक गांव में पैदल चल के दिखा दे। एक गांव या एक पंचायत तो खुद से चुन ले जहां उनकी समझ से खूब काम हुआ, वहां पर वो पैदल चल के दिखा दे। मैं चुनौती अभी भी दे रहा हूं, चल के दिखा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका काम हुआ है और पब्लिक में आपकी क्या इमेज है। सुरक्षा लेकर घूम कर दिखा दे, छोड़िए सुरक्षा, बगैर सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुरक्षा के साथ एक गांव में पैदल चल के दिखा दे नीतीश कुमार, चल ही नहीं सकते। ये तो सर्किट हाउस में बैठ के समीक्षा बैठक हो सकती है। और कोई सवाल भी है? नहीं तो इसको खत्म कर। 1 मिनट। नीतीश कुमार जी अभी करोड़ों के खर्च से जो है बिहार में जाति रहित जनगणना कराने जा रहे हैं, और आपकी जो यात्रा है ये समाज को जो है जात से अलग लेकर जो है चलने की बात है, तो इसको कैसे देख पाएंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ सरकार ही जाति को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी जिससे समाज के बारे में बेहतर समझ हो, समाज के बेहतरी के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास किया जा सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और उस नजरिए से जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन 2-3 बातें आप समझ लीजिए। जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है, ये तो जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है। क्योंकि जनगणना जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे यहाँ पर जातियों का कैटेगरी चेंज करके यहाँ पर नूनिया बिंद समाज को कह दिया गया कि आप एसटी हो जाइएगा, लोहार को आपने एसटी रिकमेंड कर दिया, जब आपको वो अधिकार ही नहीं। आप तो रिकमेंड कर सकते हैं। आप लोहार जाति के लोगों से जाकर पूछ लीजिए, पहले वो अति पिछड़ा में थे, उनको एसटी किया गया, फिर एसटी से फिर ईबीसी बना दिया गया, वो बेचारे इतने लोग परेशान हैं। तो ये तो जनता की आंख में धूल झोंकने का सीधा प्रयास है। आपको वो वैधानिक अधिकार है नहीं। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप गणना कराते हैं तो बिल्कुल कराइए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गणना कराने से क्या होगा, उस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। दलितों की जनगणना तो हो रही है, उसका वैधानिक और प्रशासनिक दोनों आधार है। और दलित महादलित भाइयों की स्थिति आज समाज में सबसे खराब है। भाई ये तो पता है ना, मान लीजिए कि कुछ समाज के वर्ग जिसकी संख्या ज्यादा है, शायद ऐसा सरकार का दावा है कि वो नंबर पता नहीं है, या जितना पता है उससे ज्यादा है। दलितों का तो आपको पता है, उनका क्यों नहीं काम करा दिया? उनकी स्थिति तो बेहतर हो जानी चाहिए। ये तो जनता को एक टेम्पररी बेवकूफ बनाने का, वोट लेने का उपाय है। नीतीश कुमार, देखिए आरजेडी अगर ये काम करता है तो उनसे ये अपेक्षा, आप इससे बेहतर क्या करेंगे? वो तो दल ही वैसे ही पैदा हुआ है, वैसे ही बना है, जात के आगे और बेवकूफी भरे बातों और नौटंकी करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते ये लोग। मतलब जिस पार्टी के शासन काल में बिहार रसातल में पहुंच गया, पूरे देश और विश्व में आप मजाक के पात्र बन गए, उस पार्टी के लोग आकर विकास की बात करें, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो आपके हमारे समाज के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि वो लोग अब विकास की बात कर रहे हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, ये तो उम्र के इस पड़ाव पर
एक तरह से जब आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ जाएं तो इसी तरह का कुछ शगुफा आप छोड़िएगा, इस आशा में कि फिर से जनता की आंख में धूल झोंक के किसी तरह कुर्सी पर आ जाएं। लेकिन ये उनको भी मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है कि अब ये अंतिम है, बस 2-3 साल आप जितना रहना है रह लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं होना है, उम्र हो गई। इसीलिए हर जगह रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, आदमी को समय रहते रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं होइएगा तो यही होगा जो उनकी दशा नीतीश कुमार की हो रही है। कम से कम 5 वर्ष पहले तक नीतीश कुमार के लिए समाज में कोई अपशब्द नहीं बोलता था। आज क्या स्थिति है वो आपको हमसे बेहतर मालूम है। आप 2-3 साल इनको और रह लेने दीजिए। 25 आते आते ये मेरा आप आकलन समझ लीजिए, मैंने 10 साल ये काम किया है चुनावों का। 25 आते आते जदयू के सिंबल पर किसी को राजनीति करना और चुनाव जीतना करीब करीब असंभव हो जाएगा बिहार के अंदर। ये आप लोग भी देख रहे होंगे, समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो कि जदयू को भविष्य की पार्टी बता रहा हो या ऐसी पार्टी समझता हो कि इनका कोई भविष्य है। तो कहानी खत्म है।